चलिए हम शुरू करते हैं अपना 6th लेक्चर थर्मल इंजीनियरिंग 2 के रेफ्रिजरेशन सेक्शन का। अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पैरामीटर्स ऑन वीसीआरएस साइकिल। वीसीआरएस साइकिल में कंडेंसर का प्रेशर बढ़ाने से घटाने से क्या होता है, इवापोरेटर का प्रेशर बढ़ाने घटाने से क्या होता है, सब कूलिंग क्या है, सुपर हीटिंग क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सीओपी के ऊपर उसका क्या असर होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट लाइन देखा हुआ है। अभी आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स। ये है ब्रीफ ओवरव्यू लास्ट वाले का। अगर कंडेंसर का प्रेशर या इवापोरेटर का प्रेशर अपन चेंज करते हैं, अगर इवापोरेटर का कम करते हैं या कंडेंसर का बढ़ाते हैं तो सीओपी दोनों केस में कम होगा। क्लियर, ये हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देखा हुआ था, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ मैं। सुपर हीटिंग के केस में हमारा यहाँ पे सुपर हीटिंग रीजन से सक्शन हो रहा था, सीओपी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा था और वर्क इनपुट भी बढ़ रहा था। सब कूलिंग के केस में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है बट वर्क इनपुट कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर 1 पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो सीओपी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। सो ये था हमारा लास्ट टाइम का ओवरव्यू। ये फार्मूलाज भी हमने देखे हुए थे, मैंने कहा था इन फार्मूलाज को अच्छे से समझ लेना, ये आपके एग्जाम्पल्स में काम आएंगे, जो कि हम आज एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, तो इसको भी साथ साथ रेफर करते रहेंगे। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो इन सारे फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना, एंथैल्पी के और एंट्रोपी के दोनों को। चलिए तो अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपन। आपकी बुक जो है इसी में से सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं ये, जो हम सीधा रेफर कर रहे हैं, सो दैट आप लेक्चर देखने के बाद बाकी के एग्जाम्पल्स रिलेवेंट कर पाओ और आपको रिकॉल करना हो तो भी आपके पास वो नोट्स प्रिपेयर नहीं तैयार बुक में। सो हम सॉल्व एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, टोटल कुछ 10 एग्जाम्पल्स हैं शायद, बट उसमें से मैं सारे डिस्कस नहीं करूँगा। सिमिलर टाइप के 3 या 4 या 2 जो भी सिमिलर टाइप्स के एग्जाम्पल होंगे मेन वो मैं डिस्कस कर लूँगा। उसके बेसिस पे आप बाकी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। कुछ जगह गलती हो सकती है इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स की वजह से, तो आप खुद की सेंसेस पे ज़्यादा बिलीव करना। ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको खुद को कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो उसको कंसिडर करना कि यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं बुक में। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसका जो आंसर है वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में है, फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर, बट वो यहाँ पे किलोवाट में लिखा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्रिंटिंग मिस्टेक होने के यहाँ पर चांसेस हैं इस बुक में। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3.2। जैसे कि मैंने कहा था कि गिवन डेटा में आपको हमेशा एक टेबल दिया जाएगा जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर टेबल नहीं दिया है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको सीधी एंथैल्पी की वैल्यूज़ दे देंगे कि इस पॉइंट पे इतनी एंथैल्पी है, इस पॉइंट पे इतनी एंथैल्पी, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 जिस तरह से भी है सीधी एंथैल्पी की वैल्यूज़ दे देंगे, तो उनको टेबल देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट ऐसा होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर वो दे देते हैं वैल्यूज़ तो एग्जाम्पल काफ़ी कंपैरेटिवली सिंपल हो जाता है। तो मोस्टली चांसेस है आपको इस तरह का एक टेबल दिया जाएगा जिसमें एंथैल्पी किलोजूल पर केजी में और एंट्रोपी किलोजूल पर केजी में, लिक्विड वेपर 4 स्टेज की आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई हैं, -10 और 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो इसका हमें यूज़ करना है एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए। इस एग्जाम्पल में हमें डायरेक्टली नहीं दी गई है एंथैल्पी, और मोस्टली नहीं दी जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको डायग्राम एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। ये एग्जाम आपको क्वेश्चन के बेसिस पे आपको खुद प्रिपेयर करना है। ये जो डायग्राम है दैट इज टीएस डायग्राम, क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा एग्जाम्पल ड्रॉ डिपेंड करता है। अगर इसको ड्रॉ करने में समझने में आपने गलती कर ली डेटा के बेसिस पे, तो आपका एग्जाम्पल पूरा का पूरा गलत चाहिए। क्योंकि अगर आपने यही गलत ड्रॉ किया है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, तो पूरा एग्जाम्पल गलत होने के पूरे चांसेस हैं आपके। चांसेस क्या, अगर डायग्राम ही गलत स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली वो फिर आगे सारा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। तो ये डायग्राम डेटा से कैसे प्रिपेयर करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। अ वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजेस R40 एज ए रेफ्रिजरेंट। R40 यूज़ करता है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड, अपने काम का नहीं है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ है, मेरे लिए वो रिलेवेंट टेबल दिया गया है बस। टेम्परेचर लिमिट इज़ -10 एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 2 टेम्परेचर लिमिट्स है ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी वीसीआरएस साइकिल है आप देखो ध्यान से, 2 टेम्परेचर लिमिट्स में ये काम करती है। तो -10 को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 263 और दूसरा दिया गया है
45। तो 2 टेम्परेचर रेंजेस अपने को दे देंगे ये लोग, जिसके बेसिस पे आपको बाकी की कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। 2 टेम्परेचर रेंजेस दे दिए और उनके रेफरेंस के बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा टेबल दे दिया है। अभी टेबल को समझ लेते हैं। लिक्विड वेपर, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। इन वैल्यूज का आपको डायरेक्टली यूज करना है आपकी एंथैल्पी फाइंड आउट करने में। और यहाँ पे जो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है उसमें 273 ऐड करोगे तो आ जाएगा 318। तो इन दोनों लाइन पे जो टेम्परेचर है वो अपने को सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू दे दी है और उसके रेफरेंस में टेबल दे दिया है। लिक्विड की वैल्यू या वेपर की वैल्यू, मतलब कि ये जो लाइन है लेफ्ट साइड पर, ये जो लिक्विड लाइन है, -10 टेम्परेचर पे इस पॉइंट पर, ध्यान से देखना मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर -10 टेम्परेचर पे इस पॉइंट पर लिक्विड लाइन पर उसकी एंथैल्पी है 45.4, 460.7 वेपर की है -10 पे। तो -10 यहाँ पर है, उसी के सामने आ जाओ पॉइंट नंबर 1 पे। तो ये जो 460 है दैट इज 1 पॉइंट। क्लियर? फिर से देखना, -10 की लाइन में वेपर स्टेज, तो -10 टेम्परेचर पकड़ो, उसका वेपर स्टेट कहाँ पे आएगा, 1 पॉइंट पे। तो यहाँ की वैल्यू यहाँ से सीधी देखनी मिल जाएगी, H1 इज 460। बट ये डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है किस तरह से, अभी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं सिर्फ तुम्हें टेबल समझा रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू किस तरह से लेनी है। 45 के केस में 133, मतलब कि ये जो 318 केल्विन है उसके रेफरेंस में है ये लिक्विड स्टेट में, तो फोर्थ पॉइंट हो गया आपका ये 133। और वेपर स्टेज मतलब थर्ड पॉइंट हो गया आपका ये 483। इसी तरह से एंट्रोपी भी इन्हीं पॉइंट से मिलेगी। -10 की लिक्विड, मतलब ये वाला पॉइंट, ये इमेजिनरी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं गया, बट इसको यूज़ कैसे करेंगे वो आगे देख लेंगे हम। और -10 के वेपर पॉइंट मतलब 1 पॉइंट। बस ये समझ लो, -10 टेम्परेचर पे लिक्विड मतलब लेफ्ट वाली लाइन, -10 पे वेपर मतलब राइट वाली लाइन। क्लियर? बस इतना समझ लो, वहाँ से वो वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। इस लाइन के ऊपर होगा पॉइंट, तो अगर 2 पॉइंट की चाहिए तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, ये लाइन से आगे है तो फिर सुपर हीटेड रीजन वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। अगर ये 5th पॉइंट देखो आप, तो ये कहाँ पे है, वेट रीजन में है, तो वहाँ पे आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर? अभी आ जाते हैं डेटा पे। यहाँ पे -10 और 45 दिया हुआ है। रेफ्रिजरेंट इज ड्राई एंड सैचुरेटेड व्हेन इट एंटर्स द कंप्रेसर। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कंप्रेशन की बिगिनिंग वेट से भी हो सकती है, सुपर हीटेड से भी हो सकती है, और ड्राई एंड सैचुरेटेड से भी हो सकती है। 5th पॉइंट इज इन वेट रीजन, 1 पॉइंट इज ड्राई एंड सैचुरेटेड पॉइंट, और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता है सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सुपर हीटेड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या कहा है, रेफ्रिजरेंट इज ड्राई एंड सैचुरेटेड व्हेन इट एंटर्स द कंप्रेसर। कंप्रेसर में एंटर होते टाइम वो ड्राई सैचुरेटेड है, मतलब आपको 1 पॉइंट कहाँ रखना है, इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली, और किसके सामने, -10 के सामने। ऑब्वियसली वहीं पे एंटर हो रहा है कंप्रेसर के अंदर वो। अगर सुपर हीटेड बोला होता तो इधर आता 1 पॉइंट, वेट बोला होता तो यहाँ आता। तो अगर आपने डेटा समझने में गलती कर दी और ये 1 पॉइंट इधर या इधर रख दिया तो आपका एग्जाम्पल की बिगिनिंग गलत हो गई और पूरा का पूरा एग्जाम्पल इसी वजह से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा की बेसिस पे आपको 1 पॉइंट पता चल गया, और फिर 1 पॉइंट पता चल गया अगर ये ड्राई एंड सैचुरेटेड है तो नेचुरली कंप्रेस होने के बाद ये कहाँ पर जाएगा, इस रीजन के अंदर तो घुसेगा नहीं, क्योंकि वर्टिकल लाइन होगी अपनी कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। सो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते ही 2 पॉइंट मिल गया, दैट इज सुपर हीटेड रीजन ऑब्वियसली। और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे आ जाओ, और वेट रीजन में आते ही वो कांस्टेंट टेम्परेचर बन जाएगा, जो हमने ऑलरेडी VCRS में पूरा देखा हुआ है कि किस तरह से ड्रॉ होता है। और ये हो गया अपना थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो आपका पूरा प्रोसेस इस तरह से बनाना है। और जब तक सब कूलिंग है ऐसा कहा नहीं गया है, जो हमने सब कूलिंग ऑलरेडी पढ़ा है, जब तक ऐसा कुछ भी हमें कहा नहीं गया है कि सब कूलिंग है, तब तक आपको 4th पॉइंट हमेशा कहाँ पे इमेजिन करना है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे। ये जो लाइन है दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, तो हमेशा 4th पॉइंट यहीं रखो। अगर एग्जाम्पल में गिवन है कि वो सब कूल हो रहा है तो फिर आपका पॉइंट लिक्विड रीजन में जाएगा। क्लियर? और सब कूल होगा, बट नहीं दिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लाइन पे आके रुक जाना है और फिर थ्रोटलिंग प्रोसेस भी करना है। क्लियरली? तो डेटा के बेसिस पे डायग्राम किस तरह से बनेगा वो देख लीजिए। आफ्टर कंप्रेशन द टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर कंप्रेशन मतलब पॉइंट नंबर 2, 60 + 273 विल गिव अस 333 केल्विन।
फाइंड COP ऑफ द साइकिल, यूज द फॉलोइंग टेबल। क्लियर? सो ये गिवन डेटा के बेसिस पे डायग्राम किस तरह से बना, बस वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका पूरा एग्जाम्पल आगे सॉल्व होगा। अब आगे जाते हैं सोल्यूशन में किस तरह से करना है। हमें पता है यहाँ पर एंट्रोपी हमारी 1 to 2 क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो वी कैन पुट S2 इज इक्वल टू S1 बिकॉज इट्स एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दिख रहा है वर्टिकल लाइन है, तो S2 इज S1, S2 इज S1। S1 की जगह पे हम सीधा S1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि S1, अब देखो टेबल कैसे यूज करना है। 1 पॉइंट की एंट्रोपी वाले टेबल में जाना है। 1 पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, 263 केल्विन, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। तो 1 पॉइंट पे -10 पे एंट्रोपी चाहिए, तो 1 पॉइंट पर स्टेट कौन सा है, ये वाली कौन सी लाइन है, दिस इज वेपर लाइन। तो हम -10 पे एंट्रोपी के टेबल में किसकी वैल्यू लेंगे, वेपर की वैल्यू। क्लियर? वेपर स्टेट में -10 पे एंट्रोपी, वेपर स्टेट में -10 पे एंट्रोपी, दैट इज 1.637। क्लियर? ये आ गया S1 इज इक्वल्स टू 1.637। S2 अपना कौन से रीजन में है, लिक्विड, वेट और सुपर हीटेड, तो ये हो गया सुपर हीटेड रीजन में। अब आ जाते हैं फॉर्मूलाज जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे। सुपर हीटेड रीजन में अगर है तो उसकी फॉर्मूला क्या है, SD मतलब कि इस पॉइंट की एंट्रोपी, थर्ड पॉइंट की, प्लस CP ऑफ वेपर इंटू T3 माइनस T2, S3 प्लस CP ऑफ वेपर इंटू लॉग T2 अपॉन T3। सॉरी, वो एंथैल्पी की बोल गया मैं फॉर्मूला। दैट एंथैल्पी अगर फाइंड करनी है तो टेम्परेचर को T1 T2 माइनस T3 करेंगे। एंट्रोपी के केस में क्या है अपना फॉर्मूला, CP लॉग T2 अपॉन T3। ये जो 2.3 है वो लॉग की वजह से आता है। दिस इज बेसिक मैथ्स। सो यहाँ पर आपको वो 2.3 नहीं दिखाया गया है इस वाले नोट्स में, बट दैट इज अंडरस्टूड क्योंकि वो लॉग है, तो लॉग के साथ में 2.3 बेसिक मैथ्स के रीजन है, उसकी वजह से वहाँ पे 2.3 आता है। वो लॉग से रिलेशन है उसका, बाकी फॉर्मूला से कोई रिलेशन नहीं है। सो नाउ अभी S3 कहाँ से लेके आएंगे, S3 हम लेके आएंगे 3 पॉइंट कहाँ पर है अपना, यहाँ पर। दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड वेपर लाइन पे 3 पॉइंट और टेम्परेचर कौन सा लेंगे हम, 318 मतलब 45 का वेपर का क्या है एंट्रोपी, 1.587, दिस 1.587। सो 1.587 प्लस CP लॉग 333 अपॉन 318। यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2.3 हटा दिया गया है वापस। क्यों? जब आप log टू द बेस E लिखते हो तो आपको 2.3 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये जो मैंने कहा था वो बेसिक मैथ्स वाली बात है। तो यहाँ पे log टू द बेस E जो आपके कैलसी में आप जब यूज़ कर रहे हो, जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो आप देखना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ log, वन इज़ ln और वन इज़ log। आप जब कैलकुलेशन करते हो तो हमेशा कौन सा यूज़ करते हो, ln मीन्स इट इज़ टू द बेस E, दैट इज़ विच वी आर यूजिंग। अगर आप log 5 करोगे और ln 5 करोगे, दोनों की वैल्यूज अलग आएंगी। सो आपको कौन सा यूज़ करना है, ln टू द बेस E, तो फिर 2.3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस E की जगह क्या होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। 2.3 CP log T2 अपॉन T3 टू द बेस 10। क्लियर? तो अपन आ जाते हैं वापस अपने फॉर्मूला पे। 1.587 S3 की वैल्यू जो हम लेके आए हैं 3.45 पे वेपर, 1.587 प्लस CP log 333 अपॉन 318। यहाँ पे E बेस है, अगर बेस नहीं भी लिखते हो तो दैट इज अंडरस्टूड दैट इट इज टू द बेस E। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई, जब आप E बेस कैलकुलेट कर रहे हो log का तो आपको E लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब मैथ्स की बेसिक चीज़ें हैं। सो T2 अपॉन T3, T2 इज 333, T3 इज 318, 333 अपॉन 318। S1 अपने पास सीधा आ गया था। तो इससे हमें क्या मिला, पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है अपने पास, सिर्फ CP, बाकी सब कुछ तो अपने पास नोन है। तो CP की वैल्यू इससे हमने फाइंड आउट कर ली 1.084। अभी CP की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि हमें एंथैल्पी के फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगा CP, जो कि मैंने अभी अभी
डिस्कस किया था कि जब एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है तो H2 2 पॉइंट की एंथैल्पी कहाँ पर है, 2 पॉइंट इज इन अगेन सुपर हीटेड रीजन, तो H2 विल बी H3 प्लस Cp T2 माइनस T3, जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूलाज देखे थे। जब इस रीजन में है सुपर हीटेड रीजन में तो Cp इंटू टेम्परेचर डिफरेंस को एडिशन करना है आपको ड्राई स्टेट की, H3 प्लस Cp T2 माइनस T3। सो नाउ वी विल सी Cp की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसका यूनिट नहीं लिखा है, दैट विल बी किलो जूल पर kg, स्पेसिफिक हीट विल बी किलो जूल पर kg। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूनिट्स नहीं लिखोगे तो कुछ भी कोई भी मिस इंटरप्रेट कर सकता है, उसकी बेसिस पे मार्क्स भी कटेंगे आपके। नाउ H2 इज इक्वल्स टू H3 इन प्लस Cp इंटू T2 माइनस T3 एज वी डिस्कस्ड। सो ये हो गया अपना H2 का इक्वेशन। H3 थर्ड पॉइंट कहाँ है, ये रहा, दिस इज पॉइंट नंबर 3 पॉइंट की एंथैल्पी। अब दे हमसे देखो टेबल किस तरह से यूज कर रहे हैं फिर से। 318 मतलब 45 डिग्री सेल्सियस पे 3 पॉइंट कहाँ पर है, वेपर रीजन में। अब हम क्या लेंगे, एंथैल्पी। 45 डिग्री वाले टेबल में, एंथैल्पी वाले टेबल में वेपर स्टेट की एंथैल्पी दैट इज 483.6। आ जाओ नीचे, 483.6 सीधा वहीं से वैल्यू लिया है, प्लस Cp 1.084 जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, इंटू T2 माइनस T3 333 माइनस 318, हमें मिल गया सीधा H2 दैट इज 499.86। अभी हमने ये सब किया क्यों, अगर हमारे पास सीधी Cp की वैल्यू गिवन होती तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हमें Cp की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हमने क्या इक्वेट किया, S2 इज S1 और उससे Cp ढूंढा, फिर हम आगे आए। नहीं तो सीधा Cp वाली इक्वेशन, अगर Cp की वैल्यू होती तो हम सीधा H2 फाइंड आउट कर लेते। अभी हमने सिर्फ H2 क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि COP के इक्वेशन में क्या आएगा, H1 माइनस H5 आउटपुट अपॉन इनपुट, H1 माइनस H5 दिस इज अवर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 1 to 5 अपॉन H2 माइनस H1 कंप्रेसर प्रोसेस, आउटपुट अपॉन इनपुट इज कंप्रेशन प्रोसेस। तो अभी इस इक्वेशन में अपने पास अननोन क्या रहा है, ओनली एंड ओनली H2 वॉज अननोन, बाकी सारे टेबल से सीधा मिल जाएंगे हमें। कैसे देखो, H2 हमने रख दिया है 499 जो फाइंड आउट किया, बाकी सब H1 1 पॉइंट पे एंथैल्पी, 1 पॉइंट कौन सी लाइन पे है, वेपर लाइन पे, और टेम्परेचर -10 एंथैल्पी वेपर 460.7 सी 460.7। H5 फिफ्थ पॉइंट पे एंथैल्पी। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे TS डायग्राम ड्रॉ किया गया है, PH डायग्राम ड्रॉ किया गया नहीं है, बट आपको पता है PH डायग्राम जो हमने VCRS में डिस्कस किया था उसमें आपकी जो 4 to 5 प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस होती है, इट इज़ अ थ्रोटलिंग प्रोसेस और वी कॉल इट अ कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। सो वी कैन से H4 इज इक्वल टू H5, H4 और H5 आपका सेम रहेगा। PH चार्ट में देखोगे तो दिस विल बी पॉइंट नंबर 4 एंड दिस विल बी पॉइंट नंबर 5, वर्टिकल लाइन होगी। सो वर्टिकल लाइन है, सो वी कैन से H4 इज H5। आप पिछले लेक्चर के नोट्स में रिकॉल कर लेना अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो। 4 to 5 इज अ वर्टिकल लाइन इन PH डायग्राम, दिस इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम दैट इज प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। तो 4 to 5 सेम रहेगा, तो हम सीधा H5 की जगह क्या ले लेंगे, H4। फोर्थ पॉइंट का टेम्परेचर 45, स्टेट कौन सा है, अब स्टेट चेंज हो गया, यहाँ पे लिक्विड आएगा, तो 45 टेम्परेचर पे, क्योंकि फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान रखना आपको लगेगा कि H5 ढूंढना है तो हम ये वाला टेम्परेचर ले लेंगे, नहीं, H5 यहाँ पे वेट रीजन में है, हमें कौन सा लेना है, H4, बिकॉज H4 इज इक्वल टू H5। तो हम सीधा गए फोर्थ स्टेट पे, क्योंकि दोनों सेम है। फोर्थ स्टेट पे गाने के बाद हमें टेम्परेचर कौन सा लेना है, फोर्थ स्टेट का, दैट इज 45। सो 45 टेम्परेचर पे लिक्विड लाइन है ये, तो 45 पे एंथैल्पी के टेबल में लिक्विड की वैल्यू कितनी दी गई है, 133। सो वी कैन से H4 इज इक्वल टू 133 इज इक्वल टू H5। सो हम COP की इक्वेशन में H5 में रख देंगे 133। यही है सबसे बड़ा कैच यहाँ पे कि आपको H5 डायरेक्टली H4 से मिलेगा, और जब H4 की वैल्यू आप टेबल से ले रहे हो तो आपको टेम्परेचर T4 वाला कंसिडर करना है। सो इसी तरह से अब क्या बचा, H2 हमने ढूंढ लिया था, H1 वी ऑलरेडी डिस्कस काम से है सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। H1 का टेम्परेचर अब लेना है -10 में एंथैल्पी ऑफ वेपर 460.7, तो उसको इक्वेशन में हमने रख दिया। ये तीनों डायरेक्शन, मतलब कुल मिला के चारों एंथैल्पी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी।
सिर्फ H2 हमने कैलकुलेट किया, बाकी तीनों वैल्यू सीधा टेबल से हमने पुटअप कर दी यहाँ पे। सो दिस इज अवर COP इक्वेशन, जिसे हम हमारे लिए आंसर 8.37। COP इज अ यूनिटलेस नंबर। सो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको इसीलिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में गए हम। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 3.3। अब मैं थोड़ा सा क्विकली चलूँगा, क्योंकि एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है डायग्राम किस तरह से बनाना है, तो थोड़ा सिमिलर रहेगा प्रोसीजर बाकी के एग्जाम्पल्स में। NH3 रेफ्रिजरेशन इज वर्किंग बिटवीन -5 25, दोनों टेम्परेचर रेंजेस दे दिए हैं। द वेपर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज ड्राई एंड सैचुरेटेड। अब यहाँ पे सिर्फ इतना सा चेंज आ रहा है, द वेपर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज ड्राई एंड सैचुरेटेड। यहाँ पे क्या था पिछले वाले एग्जाम्पल में, रेफ्रिजरेंट इज इन ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टेट व्हेन इट एंटर्स द कंप्रेसर, वो एंट्री के टाइम पे ड्राई एंड सैचुरेटेड था। अब यहाँ पे क्या है, द वेपर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जब कंप्रेशन कंप्लीट हो रहा है तब वो ड्राई एंड सैचुरेटेड पे है। तो अब अगर डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करना है, सबसे पहले ये 2 लाइन्स ड्रॉ करो आप, ठीक है, सिर्फ से ये 2 लाइन्स ड्रॉ करोगे, या फिर पूरा डोम बना लो, जो भी ठीक लगे आपको। सो आपको इतना सा डोम बना लिया। अब आपको पता है कि कंप्रेशन तो वर्टिकली आना है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, दिस इज TS डायग्राम, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और 2 पॉइंट आपका इस लाइन पे ही आना चाहिए। तो नेचुरली आपका 1 पॉइंट कहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट आपका इस लाइन पे आना जरूरी है, क्योंकि इसने बोला है द एंड ऑफ कंप्रेशन इज ड्राई एंड सैचुरेटेड। क्लियर? तो कंप्रेशन खत्म ड्राई एंड सैचुरेट पे करना है, तो वहां से नीचे वर्टिकली आओगे तो नेचुरली आपका जो 1 पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है, वेट रीजन में जा रहा है। सो बस यहीं पे अगर आपने 1 पॉइंट इस लाइन पे रख के स्टार्ट कर दिया तो आपका एंड कहाँ पे होगा कंप्रेशन का, सुपर हीटेड रीजन में होगा, विच विल बी रॉन्ग। क्लियर? अगर सुपर हीटेड रीजन में रखोगे तो भी गलत, यहाँ पे रखोगे तो भी गलत। आपको पॉइंट जो दिया गया है वो सबसे पहले रखो, 2 पॉइंट ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन पे, तो नेचुरली आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है वहाँ से नीचे की तरफ। तो आप सीधा नीचे आओगे तो 1 पॉइंट आपका आ जाएगा इस पॉइंट पे वेट रीजन में। बाकी सब सेम है, सब कूलिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम 3 पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और इसको छुड़ा सीधा करके ले आएंगे। सो दिस इज इट, डायग्राम क्लियर हो गया। अब करना है हमें सिर्फ और सिर्फ सारे पॉइंट्स की एंथैल्पी फॉर्म। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ये पॉइंट भी डायरेक्ट मिल जाएगा, इस लाइन पे है तो वो सारे पॉइंट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, इस लाइन पे है तो 3 और 4 सेम है, अगेन सेम, तो 3 भी डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 1। क्लियर? तो सिर्फ 1 की फाइंड करनी है, तो वापस वही इक्वेट करेंगे, S1 इज इक्वल टू S2। अब हम वेट रीजन में हैं, S1 पहले सुपर हीटेड रीजन में था अपना 2 पॉइंट, 1 पॉइंट था ड्राई एंड सैचुरेटेड। तो यहाँ पे इक्वेशन पुटअप करेंगे, S2 इज इक्वल टू S1। S2 हमें सीधा डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, 2 पॉइंट इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे वेपर में जाना है, एंट्रोपी की वैल्यू लेनी, 5 पॉइंट लोअर टेम्परेचर, दैट इज हायर टेम्परेचर पे, 5.039। सो 5.039 सीधा आ गया। अब मैं ज़्यादा बार बार टेबल में एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगी, टेबल से मिलेंगी, विथ रेफरेंस टू पॉइंट नंबर 1। कौन सी, SG माइनस SF1। SG मतलब ड्राई एंड सैचुरेटेड वाली, SF1 मतलब लिक्विड स्टेट वाली। चलिए ये वाला एक बार फिर भी देख लेते हैं, सो दैट आपको आगे जाके और कन्फ्यूजन नहीं है। SF1 1 पॉइंट पे, S2 तो हमने सीधा ले लिया टेबल से, 1 की बात चल रही है अभी, ठीक है। SF1 मतलब 1 पॉइंट पे फ्लूइड की एंथैल्पी लेनी है, दैट इज दिस पॉइंट। तो टेम्परेचर कौन सा आएगा, -5, एंथैल्पी और किसका, लिक्विड का, दिस इज 158.2। सॉरी एंट्रोपी लेनी है, नॉट एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी की इक्वेशन कह रहे हैं, तो एंट्रोपी के टेबल में जाएंगे। सो एंट्रोपी के टेबल में 25 की -5 की लाइन में फ्लूइड की, दैट इज 0.630। सो 0.630 ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, SF1 की, प्लस x1, x हमें पता नहीं है, ये हमें ढूंढना है, SG1 माइनस SF1। SG1, अब SG मतलब गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट 1 पॉइंट, तो -5 का वेपर स्टेट में है एंट्रोपी 5.407 माइनस SF1 यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी लिया था 0.630। इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x1 अननोन है अपने पास, तो x1 की वैल्यू आ गई है 0.923, दिस इज x1। x1 इज नथिंग बट ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसका मतलब है 1 पॉइंट जो है उसमें 0.923 गैसियस फॉर्म में है, बाकी का जो बच रहा है 1 पहुंचने में, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। सो नाउ अब H1 फाइंड करना इजी हो गया। H1 की इक्वेशन है अपने पास, इसमें
जो वेट रीजन में है, तो आपके लिए इक्वेशन ये रही, HC इज HB प्लस XHFG। तो यहाँ पे आ गए हम, इक्वेशन पुटअप कर दी, H1 इज HF1 प्लस X1 HG1 माइनस HF। तो 1 पॉइंट पे दिस पॉइंट की एंथैल्पी प्लस X इंटू दिस पॉइंट की एंथैल्पी माइनस दिस पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट नंबर्स नहीं दिए हैं, इफ दिस इज पॉइंट A एंड इफ दिस इज पॉइंट दिस वन, दिस पॉइंट इज पॉइंट B। सो HB प्लस X HA माइनस HB, ये करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 158.2 टेबल से मिल जाएगी सीधी, इस टेम्परेचर रेंज में लिक्विड की एंथैल्पी प्लस X हमने ढूंढ लिया है, इनटू ब्रैकेट HG1 माइनस HF1 वेपर की एंथैल्पी माइनस लिक्विड की एंथैल्पी। ये सारी वैल्यूज टेबल से आपको खुद अब लेनी है, और यहाँ पे हम सीधा आ जाएंगे H1 इज इक्वल्स टू 1304। अगेन COP की इक्वेशन, ओनली अननोन वॉज H1, बाकी की सारी H3 और H2 की वैल्यू सीधा हम ले लेंगे टेबल से, क्योंकि H3 इज दिस इज इक्वल टू H4, क्लियर। H4 इज H3, तो हम H3 यहाँ पे सीधा टेबल से ले लेंगे, क्योंकि ये लिक्विड लाइन पे है और H2 वेपर लाइन पे है, तो 2 और 3 दोनों की वैल्यू हमें सीधा टेबल से मिल जाएगी। H1 हमने फाइंड आउट कर लिया है, सारी इक्वेशंस रखो, COP का आंसर आ गया 8.3। सो ये हो गए आपके 2 एग्जाम्पल्स। सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर यही रहेगा हर इक्वेशन में, आपको कहीं ना कहीं आपको बस एंथैल्पी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है स्टेट के ऊपर। अब ये है थर्ड एग्जाम्पल, इसमें आपको सीधी एंथैल्पी की वैल्यूज दे दी है। दिस इज अ कंपैरेटिवली सिंपलर एग्जाम्पल। इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट वर्किंग बिटवीन 268 केल्विन एंड 298 केल्विन, सीधा केल्विन में टेम्परेचर दे दिया है 268 298। The dryness fraction of the refrigerant entering the compressor is 0.6. Draw the cycle on TS diagram. The dryness fraction leaving the compressor is 0.631. This is a hypothetical cycle, ऐसे समझ लो। प्रैक्टिकली इस तरह की यूज नहीं होती है। कंप्रेशन प्रोसेस कहाँ पे है, दोनों का ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है, एंट्री पे 0.6, एग्जिट पे 0.631। मतलब आपका जो पूरा कंप्रेशन का लाइन है वर्टिकल, वो पूरा का पूरा किस में आएगा, वेट रीजन में आएगा। मैं इसीलिए आपको तीनों टाइप्स के अलग अलग एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, बाकी के आप खुद भी कर सकते हो इसी वजह से, क्योंकि सारी वेराइटीज कवर हो जाएंगी इन सिर्फ 3 एग्जांपल्स में। तो 1 to 2 वर्टिकल लाइन हो गई, वो पूरी की पूरी वेट रीजन में आएगी। यहाँ पर भी ड्राइनेस फ्रैक्शन, यहाँ पर भी ड्राइनेस फ्रैक्शन, और दोनों की वैल्यूज दे दी है 0.6, 0.0631। बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि एंथैल्पी की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे दी है। देखो 298 पे HF और HFG, यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू सीधी सीधी हमें दे दी है HF और HFG के फॉर्म में। सो नाउ 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन सीधा दे दिया है, इसलिए हमें एंट्रोपी वाले टेबल की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी का यूज़ करते थे हम S2 इज इक्वल टू S1 पुट करके, और फिर उस एंट्रोपी के बेसिस पे हम या तो CP फाइंड आउट करते थे या X फाइंड आउट करते थे। तो इस टेबल की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, बट एंट्रोपी वाले टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन डायरेक्टली गिवन है एग्जाम्पल में। सो अभी सीधा वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, H1 HF1 प्लस X HFG। यहाँ पे देखो अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, HFG बोल रहे हो तो फिर ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो। पिछले एग्जाम्पल में देखो जो हमने अभी अभी कवर किया था, यहाँ पे HG1 माइनस HF1 लिख सकते हो, बट HFG नहीं लिख सकते हो। ये जो डिफरेंस होता है ना HG1 माइनस HF1, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोटेशन देते हैं HFG, दैट इज लेटेंट हीट। दोनों का डिफरेंस, गैसियस की एंथैल्पी माइनस फ्लूइड की एंथैल्पी इज लेटेंट हीट, दैट इज HFG। तो यहाँ पे क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है इस एग्जाम्पल में, दैट इज एग्जाम्पल 3.9, HFG माइनस HF1 लिखा है, दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ HFG लिखना है, इनको माइनस HF1 नहीं करना है, HFG लिखा है इसलिए। HFG का मतलब ही ये है कि वो दोनों का डिफरेंस है, दैट इज द बेसिक नोटेशन, और गिवन भी वही है सीधा HFG। देखो दोनों का डिफरेंस दिया गया है। अगर HG फाइंड आउट करना है यहाँ पे तो क्या करोगे, देखो हमें अभी तक क्या हो रहा था, HF मतलब लिक्विड का दे रहे थे और वेपर का दे रहे थे। अभी यहाँ पे क्या किया है, HF दैट इज लिक्विड का दे दिया है, HFG मतलब सीधा लेटेंट हीट दे दी। अगर HG इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है वेपर की एंथैल्पी, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का समेशन कर दूंगा, सिंपल। इस पॉइंट की एंथैल्पी प्लस दिस रीजन, ये HFG का मतलब है दिस रीजन। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे जितनी एंथैल्पी थी प्लस यहाँ पे जितनी एंथैल्पी होती है लेटेंट हीट,
दोनों का समेशन करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा पॉइंट नंबर 2 पे। तो वेपर स्टेट में यहाँ पे जो भी दोनों का समेशन आता है दैट विल बी Hg। सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ ताकि कहीं पे एग्जाम्पल ट्विस्ट हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पर बहुत सिंपल है, इक्वेशन रखा है हमने H1 इज इक्वल्स टू HF1 प्लस X1 HFG। सारी वैल्यू सीधे के सीधे टेबल से आपको लेकर के आनी है और इसमें पुटअप करनी है। अगर टेबल में कोई वैल्यू माइनस में दी हुई है, फॉर्मूलाज में कोई भी चेंज मत करो, वहाँ पे माइनस में है तो सीधी माइनस में वैल्यू रखो, ठीक है। टेम्परेचर के बेसिस पे अब किस तरह से वैल्यूज उठानी है अब वो नहीं समझा रहा हूँ, सीधा HFG यहाँ से ले लिया, कौन से टेम्परेचर से आ रहा है वो आप खुद समझ सकते हैं। सिमिलरली H2 1 और 2 दोनों वेट स्टेट में है तो दोनों के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन वाला ही लगेगा। यहाँ पे X2, यहाँ पे X1 X2 दोनों गिवन है। अभी आ जाओ, यहाँ पे अलग तरीके से कैलकुलेट किया गया है, बाकी किया वो का वही है प्रोसीजर, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दैट इज H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, अलग अलग कैलकुलेट करके उनको फिर रेशियो में रखा है। सारी एंथैल्पी की वैल्यूज टेबल से मिल जाएंगी, जो चाहिए थी H1 H2 हमने कैलकुलेट कर ली है, उसके अलावा की टेबल से ले लो और सीधा COP के इक्वेशन में रखो। पिछली बार की तरह रखोगे तो भी आंसर यही आना है। यहाँ पे सिर्फ WC और RE अलग अलग कैलकुलेट करके उनको यहाँ पे रेशियो किया गया है, काम वो का वही किया है, सिर्फ अलग तरीके से किया गया। तो COP की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.3। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में बुक में मिस्टेक है तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो बुक के आंसर से अगर अलग भी आ रहा है 2 बार 3 बार करके देख लेना। अगर फिर भी आपका आंसर सेम आ रहा है इट मीन्स देयर आर सम चांसेस कि बुक में कैलकुलेशन में भी कुछ गलती हो सकती है। सो प्लीज़ कंसिडर दैट। खुद से प्रैक्टिस करना, तीनों एग्जाम्पल फिर से आप खुद सॉल्व करना और उसके बाद बाकी के एग्जाम्पल्स की खुद प्रैक्टिस करना। और कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर जो हम लाइव सेशन होता है हमारा उसमें हम मिलेंगे, तब आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।